नमस्कार मित्रों, मेरा नाम एडवोकेट सीमा विश्वकर्मा है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्यूरिस्ट जर्नी में। आज हम लगभग 6 महीनों बाद आपके सामने प्रस्तुत हैं। हुआ कुछ यूँ कि मैंने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया। ये इलेक्शन का ज्यूरिसडिक्शन महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, सिलवासा, दादरा नगर हवेली बहुत बड़ा ज्यूरिसडिक्शन था, जिसकी वजह से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का ब्रीच ना हो, इसलिए मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की थी। इस इलेक्शन में मुझे लगभग 5,500 से ज़्यादा अधिवक्ताओं ने अपना अमूल्य वोट दिया। कुछ फर्स्ट प्रेफ़रेंस वोट्स कम पड़ने की वजह से मेरा ये इलेक्शन रह गया, लेकिन 5,500 अधिवक्ताओं से वोट मिलना अपने आप में बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है, जिसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट श्री किशोर जोशी जी, जो अपने आप में एक लेजेंड है। आज़ादी के कुछ समय बाद उनका जन्म हुआ और लगभग 5 दशक से अधिक वर्षों से वो लीगल प्रोफ़ेशन में है। जी हाँ, सही समझा आपने, 53 वर्ष से अधिक हो गया उनको प्रैक्टिस करते हुए और आज भी वो इतने ही एक्टिव हैं। जैसे हम रोज़ कोर्ट जाते हैं, वैसे किशोर जोशी सर रोज़ कोर्ट आते हैं। जोशी सर, आपका स्वागत है हाय, हमारे यूट्यूब नमस्ते। चैनल में। हुँ। आज हम किशोर जोशी सर से जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस लीगल प्रोफ़ेशन में आने का निर्णय किया और जब आज़ादी मिली ही थी, उसके कुछ ही साल बाद उनका जन्म हुआ। उस समय का सिनेरियो कैसा था और आज का सिनेरियो कैसा है? इस लीगल प्रोफ़ेशन को वो किस दृष्टि से देखते हैं? जोशी सर, आपने लीगल प्रोफ़ेशन चूज़ करने का निर्णय कैसे किया? मैं जभी स्कूल में था, तभी से मैंने निर्णय लिया था कि मुझे एडवोकेट बनना है और समाज में जो अन्याय हो रहा है और लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, वो जितना हो सके उतना रोकने का हमारा कर्तव्य है और वो ध्यान में रख के मैंने निर्णय लिया कि मुझे एडवोकेट बनना है और उस समय से मैंने कानूनी पुस्तक, कानूनी आर्टिकल पढ़ना शुरू किया और जो भी आर्टिकल आता था मैं उसका पठन करता था और नॉलेज जितना हो सके उतना लेता था। जोशी सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? जी, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। ज़रूर। मैं जॉइंट फैमिली में मेंबर था। मेरे 4 चाचा थे और मेरे पिताजी और हमारे पूरा फैमिली बोले तो 14 लोग थे और माटुंगा सेंट्रल रेलवे में हम रहते थे और इतना मनमुटाव था और इतना ये यूनिटी था कि हर एक चीज़ हम शेयर करते थे। मेरा एटलस मेरी बहन वापरती थी, उनका कंपास मैं वापरता था और कोई ईगो नहीं था, कोई भी प्रकार का डिफ़िकल्टी नहीं था कि ये कैसे होगा और एक दूसरे के लिए हम लोग सैक्रिफाइस करते थे और हमारा जो बिल्डिंग था उसमें 26 रूम था। उसमें हर एक रूम का जो मेंबर था वो अपना घर के जैसा रिलेशन था और इसीलिए हमको ऐसा भी नहीं लगा कि हम अलग जगह पे हैं। हम सबके साथ में रहते थे, सभी के सुख दुख में साथी थे और कोई भी डिफ़िकल्टी आया तो रात को 12 बजे तक भी लोग अपने घर पे या तो उसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यानी एक मानवता की दृष्टि से हम लोग उधर हमारा जीवन व्यतीत करते थे
और दूसरा एक सौभाग्य मेरा ऐसा है कि जो भागवत सप्ताह चलाते थे रामचंद्र डोंगरे जी, उनका 3 बार पूरा 7 दिन हमको वो सप्ताह में जाने का मौका मिला। और उनका जो भी ज्ञान जो वो लोगों ने उन्होंने लोगों को दिया, उसका पूरा अमल मैं अभी तक करता हूँ कि अपना बाजू वाले को, माँ बाप को कैसा रिस्पेक्ट देने का, कैसा उनके लिए सेक्रीफाइस करने का, वो सब मैं उस समय से, जब भी मैं छोटा था, 8वीं 10वीं में नहीं मगर 8-10 साल का था, तभी से मैं वो केयर करता हूँ। और मेरे माँ बाप का जो भी काम था वो मैं सब करता था, सबको हेल्प करता था। और जॉइंट फैमिली में हम लोग एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से जीवन बीता था। जोशी सर, आपने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे। यस। तो उस परिस्थिति का आपके ऊपर क्या असर पड़ा? हाँ, मेरे ग्रैंडफादर जब भी थे तभी तो मैं नहीं था, मगर जो पिताजी ने उनके बारे में कहा कि वो जवार के राजा के राजगुरु थे और राज ज्योतिषी थे। और उनका रथ जब भी जरूरत पड़ता था हमारे गांव में वो भेजते थे राजा। और वो उनका कोई भी प्रसंग होता था वो उस समय उनके साथ में, हमारे पिताजी के साथ में वो जाते थे। और उस समय से हमारे पिताजी संस्कृत के प्रखर अध्यापक थे। और मेरे जो बड़े चाचा थे वो काशी विश्व जो विश्व हिंदू परिषद और ये काशी का जो यूनिवर्सिटी था उसमें प्रखर अधिवक्ता थे, यानी जो टीचर थे। और उनका एक पूरा कबर्ड उनका पुस्तक से भरा हुआ था जो मैंने देखा था। और उस प्रकार से हमारा ज्ञान संपादन का एफर्ट शुरू हुआ कि पढ़ो और पढ़ाओ। जोशी सर, आपकी स्कूलिंग मुंबई में ही हुई मुंबई मडगांव। और आपका ग्रेजुएशन लॉ मुंबई। का शिक्षण सब मुंबई में ही हुआ। तो जब आप नए नए लीगल फील्ड में आए, यस आपने क्या एक्सपीरियंस किया सर? यस लीगल फील्ड। जी। मेरा लीगल फील्ड में शुरुआत हुआ 1973। उस समय मेरे मामा ने मेरे सीनियर जो मेरे गुरु है उनके साथ में मुलाकात करा दिया, श्री कांतिलाल आर पंड्या। उनको जब भी मैं ऑफिस में मिला तभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने मेरे को बताया, जिसका मैं अभी तक पालन कर रहा हूँ, कि अगर आप देखते हैं कि कोई सीनियर एडवोकेट कोर्ट के अंदर आ रहा है तो आप खड़े हो जाओ और उनको सीट दो। दूसरी बात, कभी भी कोर्ट को अकेला मत छोड़ो। कोई नहीं है, आप बैठो, जब तक कोर्ट उठता नहीं तब तक आप बैठो। और अगर जाना ही है तो साहब मैं जाऊं, वो परमिशन लेके आप जाना जरूरी है। ये 2 संस्कार जो है मेरे सीनियर ने मेरे को पहले सिखाया। और बाद में जितना भी हम सीखे 2 साल के अंदर उसका अभी भी पालन कर रहा हूँ। और अगर वो पालन सबने किया तो मेरे हिसाब से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जरूरत पड़ेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। जोशी सर, मैंने आपको स्वतः कोर्ट में अपेयर होते हुए देखा है।
जिस शालीनता से आप अपने क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, वो काबिले तारीफ है और उसे देखकर नए एडवोकेट्स हैं, उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जिस डिसेंसी से आप आपका पक्ष रखते हैं क्लाइंट का? पहला बात जो बहुत ज़रूरी है, वो आपका होमवर्क बराबर होना चाहिए। आपका केस में आपके पास केस आया कि उसका पूरा पठन 2 बार पढ़ाई करो। 2 बार पढ़ाई करेंगे, आपको वो मैटर बाय हार्ट होएगा। और दूसरी बात, आपके क्लाइंट जो है, उसको आपको पहले सूचना देनी है कि आपका जो भी स्टोरी है, वो मेरे को आपके हस्ताक्षर में, आपके लैंग्वेज में लिख के दो और उनके पीछे आपका सही करो। यानी आप क्या कहना चाहते हैं, आपका हिस्ट्री क्या है, आपका ज्योग्राफी क्या है, वो वकील को मालूम पड़े और वो हिसाब से आपका केस अगर फिरियादी की तरफ से है तो तैयार करे, या तो आरोपी की तरफ से है तो वो केस का कैसा प्रिपरेशन करने का, आपका बचाव कैसे करने का, वो उस पर मालूम पड़े। और दूसरी बात, कानून कानून का पूरा अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये सोच के चलने का नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और आखिर तक मैं आदमी वकील खास करके स्टूडेंट रहता है, तो इसीलिए अपना काम है अपना स्टडी चालू रखने का। और जो भी जजमेंट आता है, जो भी रिसेंट जजमेंट आता है, उसका भी स्टडी करना जरूरी है कि कैसा वो जजमेंट अपने केस के साथ में लागू कर सके। जोशी सर, जैसा कि हमने स्वतः कोर्ट में देखा है, विटनेस जब विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है और आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो परिस्थितियां कैसी भी हो, विटनेस कुछ भी बोले, लेकिन आंसर उनके मुंह से वही आता है जो आप चाहते हैं अपने केस के रिगार्डिंग। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एक कला है और हर एक आदमी वो कितना भी ताकत लगावे, कितना भी स्टैमरिंग करे, वो हमारे हाथ में है, इज इन आवर हैंड। और इसीलिए, और दूसरी बात, कभी भी उन पे अटैक मत करो। जितना आप अटैक करोगे उतना वो अपोजिट जाएगा। उनको लगना नहीं चाहिए कि हम उनके खिलाफ हैं। प्यार से हैंडल करो, और वो प्यार से हैंडल करने का चीज़ ऐसा है कि वो अपन जो चाहते हैं वही जवाब देता है। और एक खास उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक्सीडेंट केस है जिसमें वो अपने आप को आई विटनेस बोलता है कि मैंने आंखों से देखा है। मेरा प्यार से उनको भी, देखो भाई, बड़ा होएगा तो चाचा, भाई, लोग दौड़े, ब्रेक का आवाज आया, फिर आपका ध्यान गया पहली बार पर 101% वो हाँ ही बोलेगा। वो हाँ बोला कि 0, ही सीजेस टू बी एन आई विटनेस। उनका पूरा एविडेंस, उनका पूरा जो मकान है वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसीलिए ह्यूमन एंगल कैसा उनसे मुंह से लेना, वो एक कला है। और दूसरी बात खास ध्यान में रखो, क्रॉस एग्जामिनेशन दुधारी तलवार है। वो जितना उनको काटेगा उससे ज्यादा अपने को काटती है। और मैं जब भी इंटरप्रेटर था सिटी सिविल कोर्ट में, तभी मेरा एक अनुभव है कि जो नहीं पूछना चाहिए वो अगर आप पूछते हैं तो खत्म, फिर आपको एक्विटल नहीं मिलेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। जो चीज अवॉइड करना है, सरकारी वकील ने नहीं पूछा है, वो माइनस करो, भूल जाओ। और इसीलिए इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस जो है वो अपना बाय हार्ट होना चाहिए, अपने सामने होना चाहिए।
तो स्टडी करना पहले ज़रूरी है, और दूसरी बात, जितना ज़रूरी है उतना निकालो, बाकी बैठ जाओ, ज़रूरी नहीं है वो मत पूछो, ऐसा मेरा कहना। शायद इसीलिए हमारे लीगल प्रोफेशन में कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पूछना चाहिए। यस, दैट्स इट। जोशी सर, जैसा कि हमने देखा है आप मुंबई और नियर बाय एरिया के कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं और आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है, लगभग 5 दशक से ज़्यादा, 53 साल, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है। हमने देखा है कोर्ट में जहाँ पे भी आपको कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है, आप वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, विसल ब्लोअर का काम करते हैं, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज में आप लेटर्स लिखते हैं और जहाँ अपीयरेंस की ज़रूरत हो वहाँ पे आप अपीयर करते हैं और लोगों के भले के लिए आप काम करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, हर एक एडवोकेट का ड्यूटी है कि वो कोर्ट का और समाज का दलदल निकाले और सुधार करें, और हम जागरूक नागरिक है, और इसीलिए जो आदमी अपने लिए नहीं लड़ सकता है उसका लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। और ख़ास करके रोज़ी दिन दिसंबर जो पुस्तक है उसमें लॉर्ड चीफ जस्टिस चागला ने लिखा है कि जो आदमी अपने लिए नहीं लड़ सकता है, जो अपने लिए नहीं रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उसका गॉडफादर एडवोकेट है, और उनका काम है उनके लिए लड़ाई लड़ना, और उनका केस जो है वो जो तकलीफ़ है वो अथॉरिटीज़ को दिखाना। और वो मैंने प्रिंसिपल वो शुरू से लिया है कि जो आदमी अपने लिए नहीं लड़ सकता है, अपनी देखते हुए भी उसका मुंह बंद है, उसके लिए कार्रवाई आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और वो हिसाब से हम हर दूसरे दिन लेटर लिखते हैं, और जब तक वो लेटर जाता नहीं तब तक मेरे को नींद नहीं आते हैं। ये जो विसल ब्लोअर बनके आपने जितने भी लेटर्स भेजे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में और जितने भी आपने कदम उठाए लोगों की भलाई के लिए, उसमें से कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर हुआ था 1994 में, जब भी पार्ला कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट ने मुझे जब भी जामीन का अर्जी किया तभी पैसे मांगे थे। पैसे कितने लाए? मैंने बोला मैं ज़िंदगी में कभी किसी को पैसा दिया नहीं और मैं कभी किसी को पैसा देता नहीं। तो उन्होंने मेरा इंसल्ट किया, और फिर बाद में जो है मैंने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में कंप्लेंट किया, और 1996 में हाई कोर्ट ने उनका डिसमिसल का ऑर्डर दिया। उसके पहले उनको सस्पेंड किया गया। ऐसा मेरा जो रुख है कि मैं कभी किसी को पैसा दिया नहीं है और मेरे से कोई मांगता भी नहीं है। ये मेरा प्रिंसिपल है। मैं कभी किसी को पर्सनली नुकसान करता नहीं हूँ, मगर नीचे लास्ट में हर एक लेटर में मैं लिखता हूँ, प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ नॉट अ कंप्लेंट, इट इज़ अ सजेशन फॉर योर इम्प्लीमेंटेशन। और उसमें एक साल का उसको चांस देता हूँ, प्लीज़ डू द नीडफुल विदाउट वेटिंग फॉर रिमाइंडर इन द नेक्स्ट ईयर। यानी एक साल तक मैं चुप बैठने वाला हूँ, मगर आप काम करो। ऐसा ही सर अभी आपने सर्टिफाइड कॉपीज के लिए बताया था। हाँ। क्योंकि आपने कहा कि जैसे सर्टिफाइड कॉपीज मिलने के लिए बहुत दिक्कत होती थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसके लिए सर आपने क्या किया था जरा आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ? बहुत इंस्पिरेशनल होगा हमारे लिए। 1977 में जो सर्कुलर हाई कोर्ट ने और सीएमएम ने निकाला था, उसके बारे में मैंने वापस हाई कोर्ट को लिखा कि भाई जो आपने फॉरवर्ड करके सर्कुलर निकाला मगर उसका कोई अमल वजोड़ी होता नहीं है। तो इसीलिए बाद में वापस रजिस्ट्रार जनरल ने उन पे कार्रवाई करने के लिए या तो ताबड़तोब विदाउट डिफ़ॉल्ट
और विदाउट डिले होना चाहिए। और मैंने और भी रेकमेंड किया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो एरिया है यानी बोरीवली अपना ये बम्बई, वो छोड़ के बाकी हर एक जगह पे टाइपिंग सेक्शन अलग है। अभी बांद्रा जाओ, अपना थाना जाओ, वसई जाओ, हर एक कोर्ट में टाइपिंग सेक्शन अलग है। और उसमें ताबड़तोब अपने को 4 से 6 दिन के अंदर मिलता है। वो हमने वापस हाई कोर्ट को लिखा है कि हर एक कोर्ट में, हर एक सेंटर में टाइपिंग सेक्शन बनाना चाहिए। जैसा सिटीजन कोर्ट में है, स्मॉल कोर्ट कोर्ट में भी है, स्मॉल कोर्ट कोर्ट में भी है, मगर बोरीवली अपना मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं है। और जहाँ खास जरूरी है, और मैंने आरटीआई डाला था कि महीने का कम से कम 400 अर्जी आता है। अभी वो 400 अर्जी के लिए डिले कितना होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा था कि एक सेक्शन सेपरेट बनाया जाए कि उनका सिर्फ काम सर्टिफाइड कॉपी देने का है ना, दूसरा कुछ उसको काम करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है और वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऐसा हमको हाई कोर्ट से मालूम पड़ा है। जोशी सर, हाँ। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, आपके 53 साल के लीगल प्रोफेशन के करियर में आपने 40,000 से ज्यादा लेटर्स लिखे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है और उसके ऊपर आपने आवाज उठाई है। सर, ऐसा ही एक इंसिडेंट मिलता है रिमांड के बारे में। पहले हॉलिडे रिमांड बांद्रा कोर्ट में जाता था और अब 2015 से बोरीवली कोर्ट में आने लगा है, जिसके लिए विसल ब्लोअर बन के आपने लेटर्स लिखे थे। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? पहले बम्बई में सिर्फ 3 सेंटर पे हॉलिडे कोर्ट और संडे कोर्ट हुआ करता था, और इसीलिए इतना कंसंट्रेशन, इतना गड़बड़ होता था ऑल पुलिस स्टेशन, और सभी लोगों को असुविधा होता था, वकीलों को भी असुविधा होता था, और ख़ास करके बोरीवली कोर्ट के वकीलों को और पुलिसों को भी असुविधा होता था। एक आरोपी पकड़ा गया, उसके लिए एक गाड़ी, उसके लिए एक ऑफिसर, उसके लिए एक कांस्टेबल, वो सब जाते थे बांद्रा, और फिर बाद में वापस 5, साढ़े 5, 6 बजे वापस आते थे। पूरा दिन जाता था। मैंने बार बार हाई कोर्ट को लिखा कि बोरीवली कोर्ट में अगर ये सुविधा होए तो हर एक को टाइम बचता है, वकीलों की सुविधा होती है, और डीजल पेट्रोल भी बचता है। और भगवान की मेहरबानी से और हाई कोर्ट की मेहरबानी से वो इम्प्लीमेंटेशन 2015 में हुआ, और फिर बाद में वकीलों को और पुलिसों को बांद्रा कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं रही। वो 2015 से रिमांड बोरीवली कोर्ट में ही होता है, और आदमी कम से कम 2 बजे फ्री होता है। 2 ढाई बजे वकील भी फ्री होता है और कांस्टेबल भी फ्री होता है। ये एक उपलब्धि हाई कोर्ट ने किया है ऑन आवर लेटर। सर, हमारे एडवोकेट्स की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपके इस स्टेप की वजह से हम वकीलों का, जजेस का और जो पुलिस स्टाफ है उनका समय बहुत बच जाता है हॉलिडे रिमांड में। जोशी सर, जैसा कि हम देखते हैं इस जमाने में करप्शन बहुत फैला हुआ है, पहले भी एक अभिशाप रहा है और आज के डेट में भी है। तो करप्शन न्यायालयों में बहुत उच्चतम चरम पे है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? इसके बारे में एक ही कहना चाहता हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जितना लेने वाला जिम्मेदार है, उतना इससे ज़्यादा देने वाला जिम्मेदार है। लोगों को रुकना नहीं है, लोगों को शॉर्टकट में काम कराना है, और मेरा काम पहला होना चाहिए, यह मेंटालिटी की वजह से करप्शन बढ़ता है। आप वेट करो, आप कानून से चलो, आपका काम आज नहीं तो कल होना ही होना है। और आप ऐसा रेपुटेशन बनाओ कि आपका नाम
कोई लेने को ताकत नहीं। इसीलिए मेरा भगवान की मेहरबानी से ऐसा रेपुटेशन है। ये गलती से भी ये मैटर इनको नहीं बताना कि मैंने पैसा लिया है। और ऐसी चीज में मेरा ऐसा रेपुटेशन है कि नाम पड़ा तो प्रॉपर्टी रिटर्न, पैसा लिया था वापस दिया गया है, ऐसा रेपुटेशन है। और हर एक आदमी, हर एक वकील का ये रेपुटेशन हो सकता है। आपको कोई पैसा मांगेगा, आप देते क्यों है? वाई आर यू गिविंग? एंड यू कांट बी द एजेंट ऑफ द क्लाइंट टू गिव दैट मनी। यू मस्ट टेल हिम कि भाई देखो, मैं तुम्हारी दलाली करूंगा नहीं। ये सब चीज बड़ी चीज है कि मेरे को आपका दलाल मत समझो। आपका काम कराने के लिए मैं उधर कुछ भी करूंगा। और क्योंकि जितना जिम्मेदार पार्टी है उतना भी जिम्मेदार एडवोकेट भी है, क्योंकि वो करप्शन बढ़ाता है। देयरफॉर यू शुड बेयर इन माइंड दैट यू आर नोबल प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन में है और वो कचरा आपको निकालना है। इसीलिए वो जो सोच है वो सोच बदलना जरूरी है। जोशी सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपका यस क्या यस कहना है? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, यस एडवोकेट्स के साथ में कई जगह पे वायलेंस हो रहे यस। हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हाँ, मेरा एक ही खास कहना है कि वकील का काम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन करना है। क्लाइंट कुछ भी पहले कुछ भी पैसा देवे, अपना काम पुलिस स्टेशन में जाने का नहीं है। ये मैं पहले से सब एडवोकेट को बोलता हूँ। दूसरी बात, आपका मुंह, आपका व्यवहार ऐसा रखो कि एकदम वायलेंट डॉग ऑल्सो विल बिकम ए फ्रेंडली डॉग। आदमी, कोई भी आदमी परफेक्ट होता नहीं है, मगर आपका व्यवहार एक लक्ष्मण रेखा है। वो लक्ष्मण रेखा अगर आपने पार किया तो फिर किसी का जिम्मेदारी बनता नहीं। और एडवोकेट नोबल प्रोफेशन है और उसमें आपने एक्सीड किया, वो आप लक्ष्मण रेखा पार किया, जो आप करना नहीं चाहिए वो आपने किया, तो फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती है। आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मेरा ऐसा अनुभव है और प्रैक्टिकल है कि आज तक किसी ने भी, कोई भी रहने दो, बड़ा क्लाइंट होएगा, क्रिमिनल होएगा, कोई भी रहने, ऊंची आवाज में मेरे से बात किया नहीं है। अपना स्टेटस रखो, अपना लेवल रखो, एडवोकेट प्रोटेक्शन का एक जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये मेरा खास संदेश है कि आप लक्ष्मण रेखा में जियो। आप अपना एडवोकेट है, आप सबसे ऊपर है, आप प्रोटेक्शन आपका अपने आप मिल सकता है। क्यों? कि आपका व्यवहार, आप ये नीतिमत्ता ऐसी होनी चाहिए। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। एडवोकेट, सामने वाला एडवोकेट आपका लर्नेड फ्रेंड है, वो आपका दुश्मन नहीं है। तो इसीलिए वो तरीके से आप जाएंगे, आप कभी भी प्रॉब्लम में आएंगे नहीं। और क्लाइंट, हाँ, नीतिमत्ता जरूरी है, गलत काम मत करो और सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लो। अगर आपको सवाल पूछना है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने सवाल पूछा क्रॉस में और क्या गुस्सा हो गया और फिर बाद में मारामारी होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये दुश्मन है। इसीलिए अगर आपको सवाल पूछना है, ऐसा डेलिकेट सवाल पूछना है, पहले माफ़ी मांग लो कि साहब, मैं मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं आपको ये सवाल पूछूंगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, मगर आप गलत मत समझो, मैं मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आदमी का मॉरल जो है डाउन होता है और वो गुस्सा करेगा नहीं, और जो असॉल्ट होता है, जो मारामारी होता है, वो होएगा नहीं। दूसरी बात, कभी भी गारंटी देने का नहीं। आपने गारंटी दिया और काम नहीं हुआ, आप मार खाने वाले हैं। क्या जरूरत है गारंटी? मेरा काम है मेहनत करने का, मेरी मेहनत करूंगा, नो प्रॉमिस।
ऑफ रिजल्ट। इसीलिए ये सब चीज़ जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। कभी भी प्रॉमिस मत करो, नेवर। और दूसरी बात, कभी भी रॉन्ग वर्ड्स यूज मत करो, कभी भी स्ट्रॉन्ग वर्डेड ड्राफ्टिंग मत करो। उससे इतना नुकसान होता है कि विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो देयरफॉर सॉफ्ट स्पोकन और एलिगेशन कभी करने का नहीं, नेवर नेवर मेक एनी एलिगेशन, बिकॉज एलिगेशन किया कि सामने से उनका भी पारा बढ़ता है। और साइंस का एक नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इसीलिए जितना हो सके उतना सॉफ्ट स्पोकन, and therefore you can control everybody. Even a wild dog you can control, even a tiger you can control, but with your action. वो बहुत जरूरी है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जरूरत ही नहीं रहेगा। और इसीलिए ये लोग जो डिपेंडेंट है, ये पॉलिटिशियन किसी के होते नहीं, कोई भी रहने दो। मैं वो अब तक इतना कितने एडवोकेट है, वो फडणवीस खुद एडवोकेट है, बिल्कुल, यस। मगर उसने क्या किया कुछ नहीं किया। Therefore, the main चीज और conduct is important. जैसा कि कहा सर आपने, हमारे एफर्ट्स की गारंटी हम दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट की गारंटी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज रिजल्ट आना वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेवर ये बहुत ही मेहनत का इम्पोर्टेंट गारंटी, चीज है। ऑनेस्टी का गारंटी, मेहनत की गारंटी, एफर्ट्स आँख की की नहीं, गारंटी, यस। रिजल्ट का नहीं। यस डॉक्टर कैसे पहले लिखा लेते, यस यस। डॉक्टर 4 फॉर्म पे पैसे कर लेते कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अपन नहीं लिखा दे, अपन भी लिखा नहीं। बिल्कुल सर, ये टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए वकीलों का भी, समझे। ये नए अधिवक्ताओं के लिए बहुत बड़ी सीख है कि वो किसी भी चीज की गारंटी ना दे, वो अपने मेहनत की गारंटी बिल्कुल दे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। रिजल्ट की गारंटी कभी ना दे, क्योंकि वो तो कोर्ट के हाथ में होता है। हमारे हाथ में तो सिर्फ अपने क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करना होता और वो है। भी 4 कोर्ट है, एक कोर्ट नहीं है। यस मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जी, 4 कोर्ट है। 4 कोर्ट। जोशी सर, यस कुछ मैटर्स में हम भी ओपोनेंट रहे हैं, और मैंने देखा है कुछ मैटर्स में बहुत नया एडवोकेट भी आपके सामने आते हैं, तो जिस डिसेंसी से आप आपका केस रिप्रेजेंट करते हैं और सामने वाले ओपोनेंट के जो लॉयर हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं, वो बहुत बड़ी सम्मान की बात है, बिकॉज आप का जो लीगल प्रैक्टिस है वो 53 साल का है, और आप भीष्म पितामह के लेवल के हैं, और आपके सामने कोई नया अधिवक्ता भी आता है कोर्ट में आपके ओपोनेंट में, स्टिल आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और मैंने कभी नहीं देखा, हम सब ने कभी नहीं देखा कि आपने कभी किसी को ह्यूमिलिएट किया हो या कुछ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी चीज संस्कार है। संस्कार सबसे बड़ी चीज है, और जैसा आपका वर्तन होगा वैसा वर्तन सामने वाला को मिलेगा। और ये प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें सामने वाले को लर्नड फ्रेंड बोला जाता है। एडवोकेट को लर्नड फ्रेंड बोलते हैं, वो लर्नड डॉक्टर या लर्नड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोलते। तो इसीलिए वो डिग्निटी अपना काम है रखने का, और जितना हो सके उतना कोऑपरेशन एडवोकेट को देना जरूरी है कि वी आर इन वन फील्ड एंड वन फैमिली, वी आर नॉट एनिमी ऑफ एनीबडी। और वी अपन उनके बढ़ोतरी मारे करी नहीं है कि जो चलो इसको मारो, ये करो, वो करो, बिल्कुल नहीं। अपना काम है, जो कानून में है वही हम करेंगे। नहीं तो वो कभी कभी बोलते हैं ना, इसको वारंट निकालो, इसको नॉन अवेलेबल वारंट निकालो। भाई देखो, केस लड़ना है, तुम लड़ो, मैं जाता हूँ, सीधी बात, समझे। आई एम नॉट योर हार्लिंग, आई एम नॉट योर मर्सिनरी, सीधा बोल देने का, सीधी बात। और ये प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें सामने वाले को लर्नड फ्रेंड बोला जाता है। एडवोकेट को लर्नड फ्रेंड बोलते हैं, वो लर्नड डॉक्टर या लर्नड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोलते। तो इसीलिए वो डिग्निटी अपना काम है रखने का, और जितना हो सके उतना कोऑपरेशन
एडवोकेट को देना जरूरी है कि वी आर इन वन फील्ड एंड वन फैमिली, जी वी आर नॉट एनिमी ऑफ एनीबडी। जी और वी अपन उनके बढ़ोतरी मारे करी नहीं है कि जो चलो इसको मारो ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं। अपना काम है जो कानून में है वही हम करेंगे। जी नहीं तो वो कभी कभी बोलते हैं ना, इसको वारंट निकालो, इसको नॉन अवेलेबल वारंट निकालो। भाई देखो, केस से लड़ना है तुम लड़ो, मैं जाता हूँ, हम्म, सीधी बात, हम्म, समझे। आई एम नॉट योर हार्लिंग, हम्म, आई एम नॉट योर मर्सिनरी, हम्म, सीधा बोल देने का, सीधी बात। जोशी सर, हाँ, आज के एक अच्छे एडवोकेट में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो, पहली बात, स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आदमी पूरा नॉलेज रखना जरूरी है। जो केस हैंडल करना है वो पूरा स्टडी ऑनेस्टली करना है, उसमें नो नेग्लिजेंस और ऑल परवेटिव होना चाहिए कि हर एक चीज़ का नॉलेज डॉक्टर जैसा रखता है वैसा वकील को रखना जरूरी है। और जब भी एक मैटर लिया, पूरा मेहनत करना अपना काम है और पूरा एडवांस में तैयारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आई एम रेडी, नॉट रेडी, हाँ, पूरा तैयारी कंप्लीट। आर्मी वाले कैसे हैं, कमांडो, उनके पास 35 किलो का सामान रहता है, 35 किलो, उसमें सुई से लेके ग्रेनेड तक सब होता है। इधर से ये मांगो उधर से वो मांगो, बिल्कुल नहीं, सब कुछ अपने पास होना चाहिए। ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड विथ अस, ऑल थिंग्स, सब स्टेशनरी से लेके सब तक अपने पास रखना चाहिए। डिग्निटी, आपका ड्रेस परफेक्ट होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस परफेक्ट होना चाहिए। एक किधर गंदा शर्ट गंदा हो, बिल्कुल नहीं। यू शुड, परफॉर्मेंस शुड बी परफेक्ट बिफोर द कोर्ट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और नेवर लाई विद द कोर्ट, ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद द कोर्ट। सर गलती है तो गलती मान लेने, बात खत्म, काम हो जाते हैं। और एक गलती छुपाने के लिए 100 गलती करना पड़ता है। तो इसीलिए पहला वो काम करने का, बी ऑनेस्टी विद द कोर्ट, स्ट्रेस फॉरवर्डनेस विद द कोर्ट, नेवर लाई विद द कोर्ट, ऑलवेज बी फ्रैंक विद द कोर्ट। और दूसरी बात, डील विद एवरीबडी विद डिग्निटी। हर एक आदमी से, यानी वो मैजिस्ट्रेट से या एडवोकेट से डिग्निटी से बात करो। मैटर कोर्ट में आता है वो बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन से, बगैर किसी डर से रिप्रेजेंट होना जरूरी है। एडवोकेट का ड्यूटी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर कोर्ट के सामने रखे इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, एंड उसमें कोई भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। वो कोई भी चीज़ कोर्ट से छुपाना नहीं चाहिए। जो वो उनका ड्यूटी है वो कहना ज़रूरी है। और उसके बारे में कुछ भी होए, रिएक्शन कुछ भी होए, उसके लिए परवाह करने का ज़रूरत नहीं। सॉफ्टली, साइलेंटली अपने को विद डिग्निटी काम करना है। अदरवाइज वी विल बी फेलिंग इन आवर ड्यूटी एज एन एडवोकेट। क्योंकि डॉक्टर को भी अपना दवा देना है, वो पेशेंट का कुछ भी बोले कि ये हमको नहीं चाहिए, ये नहीं, उनका काम है ऑनेस्टली वो ट्रीटमेंट करने का। तो वही सबसे फियरलेसनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सो फार एज योर सबमिशंस आर कंसर्न विदाउट डिफिकल्ट। और दूसरी बात, आपका संस्कार, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कोर्ट जरूर मानेगी अगर आप प्रेजेंटेशन बराबर करते हैं और आपका इम्प्रेशन कोर्ट के सामने, पब्लिक के सामने अगर बराबर है तो वो एक्सेप्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि यू डोंट रीड द माइंड ऑफ द जज। अगर आपने जज का माइंड पढ़ा तो आपका काम 2 लफ्ज में हो जाते हैं, 2 वर्ड्स में हो जाते हैं, आपका काम हो जाता है। और आपने कुश्ती करने का चालू किया, ही इज़ नॉट योर एडवर्सरी, ही इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उनसे साथ में आर्ग्यूमेंट करने का जरूरत नहीं।
हिट आवाज़ कभी बढ़ाने का नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ 3 कोर्ट है, अपने खिलाफ कोई नहीं, वो एक ही है। तो इसीलिए अगर काम कराना है, वो हमने आम जेठमला नहीं या पालखी वाला नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, उनको उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, मगर क्लाइंट का वाट लगा देंगे। तो इसीलिए वो डिग्निटी रखना जरूरी है एज एन एडवोकेट, कि चिल्लाने का कोई ज़रूरत नहीं, शाउटिंग का ज़रूरत नहीं। इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द जज कि ही वांट्स टू फोर्स द आर्ग्यूमेंट, ही वांट्स टू फोर्स द रिजल्ट। वो उसमें फिर अल्टीमेटली आपको नुकसान ज़्यादा होता है। जोशी सर, Yeah. आपके कानून की जर्नी, कानून का सफर इतना लंबा है, तो आज के नए अधिवक्ताओं को और जो लॉ स्टूडेंट है, जो अधिवक्ता बनने वाले हैं, उनके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि भारत में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग और जो लोग अपने लिए लड़ नहीं सकते, उनकी अगुवाई करना ज़रूरी है। आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स, एडवोकेट्स और बैरिस्टर्स थे, और उन्होंने भारत का आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। एडवोकेट के हिसाब से अपना ड्यूटी बनता है कि जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए अपना कार्रवाई, अपना ज्ञान का उपयोग करना जरूरी है। पैसा मिले ना मिले वो बात की बात है, अपना ज्ञान का वापर उनके लिए करना जरूरी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ है कानून का पालन। अगर आप कानून का पालन करेंगे, कानून आपका प्रोटेक्शन करेगा। अपने आप अपना काम होता है विदाउट डिफिकल्टी, विथ स्वीट वर्ड्स। आप अगर उल्टा बोलोगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी उल्टा ही बोलेगा। आप अगर सॉफ्ट स्पोकन बोलेंगे तो अपना काम जल्दी होएगा और विदाउट डिफिकल्टी होएगा। और दूसरी बात, उनका हक और उनका फ़र्ज क्या है वो भी दिखाना जरूरी है। व्हाट इज योर फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसीलिए जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो हमें करना है एज प्रोफेशनल, वो सीखना जरूरी है। और ऐसा कुछ भी हम नहीं करें जिसकी वजह से समाज को और देश को नुकसान होवे। आप अगर जाएंगे तो जापान में स्ट्राइक नाम की चीज़ नहीं है। जापान कभी स्ट्राइक पे जाता नहीं। जापान के लोग काम ज़्यादा करेंगे मगर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। कोई नेता गुजर गया तो उसके श्रद्धांजलि में 2 घंटे ज़्यादा काम करेंगे मगर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। वो गुण हमको उनसे लेना है। अपने जो जूनियर है उनको एक सिखाना है कि आप जो है वो लायबिलिटी नहीं है, आप एसेट है, आप देश के भविष्य है। और वही हिसाब से अपने को अपना रुख होना चाहिए और रुख करना चाहिए। और लोगों के लिए अपना काम है लिखना, और अपने हाथ में कलम है तो जितना हो सके उतना मुंह कम वापरने का, कलम ज़्यादा वापरने का। कलम ही हमारी तलवार है। एब्सोल्युटली मेन चीज़ है। मैं कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, यस, कभी नहीं। अपना काम है कलम चलाने का, बात खत्म, समझे। और ऑटोमेटिकली काम होता है। We should be armed with our weapons. Yes. And Pen is mightier than sword. Yes, yes. Pen is mightier than sword. Sword. लॉ स्टूडेंट्स को हम एक ही एग्जांपल देना चाहते हैं
कि जैसे द्रोणाचार्य के 5 शिष्य थे जो उनका डायरेक्ट नॉलेज लेते थे, मगर उनका एक शिष्य जो पीछे से शिक्षा लेता था, एकलव्य, वो उनको गुरु मानता था और इनडायरेक्ट वो उनसे नॉलेज लेता था। वो नॉलेज के लिए एक गुरु करना जरूरी है। आप सीधा डायरेक्टली जंप करोगे, स्विमिंग आता नहीं, फिर पानी का दोष नहीं है, आपका नाक में पानी जाएगा। तो इसीलिए एक गुरु करना जरूरी है। उसमें कैसा बिहेव करने का, कैसा नॉलेज लेने का, कैसा कोर्ट में सबमिशन करने का, एंड व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन बाय द एडवोकेट, वो उनसे सीखना है। डिग्निटी सबसे बड़ी चीज़ है, मैनरिज्म सबसे बड़ी चीज़ है, और ये जो प्रोटेक्शन आजकल हल्ले हो रहे हैं वो भी एक इतिहास बन जाएगा अगर अपना बिहेवियर बराबर है। मेरा इतना ही संदेश है कि हर एक वकील एक नेता है और नेता रहेगा, तो पूरा देश का भविष्य उज्जवल होगा। और यही उम्मीद हम रखते हैं कि हर एक स्टूडेंट, हर एक लॉ स्टूडेंट एक पावरफुल सिटीजन बनेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। जोशी सर, आप हमारे YouTube चैनल में आए, आपने आपका अनमोल समय दिया और उससे भी ज़्यादा आपने हमारे लिए अनमोल सीख दिया। एक लॉ स्टूडेंट के लिए, एक अच्छा अधिवक्ता बनने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ सर। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, किशोर जोशी सर का इंटरव्यू बहुत ही इंस्पिरेशनल है। वो अपने आप में एक लेजेंड है। 5 दशक से अधिक उन्होंने प्रैक्टिस की और उनकी प्रैक्टिस से जो उन्हें अनुभव आए, उसकी बारीकियां उन्होंने हमारे दर्शकों के साथ में शेयर की। जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, तो कुछ लॉ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बैठे थे, जो कि किशोर जोशी सर के इंटरव्यू से बहुत इंस्पायर्ड है। मित्रों, आप ये बताइएगा, आप ये पॉडकास्ट कौन से शहर से देख रहे हैं? यदि आप अधिवक्ता हैं, तो कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ज्यूरिस जर्नी। धन्यवाद। Thanks for watching. Subscribe, comment, and join the journey of law with Juris Journey.